Welcome dear students, welcome to the part 3 of the romantic age. अगर आप एक प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इससे पहले जो रोमांटिक एज की 2 वीडियोस हैं वो चीज़ें आपको एट एनी कॉस्ट पता होनी चाहिए। आपको इन वीडियोस में मैं सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इन एजेस के बारे में इतना सा पता होना चाहिए। अदरवाइज़ इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी सारी चीज़ें कवर करना ये पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो शायद आपके लिए नहीं है, लेकिन इफ़ यू आर लाइक मीडियोकर लेवल देन प्लीज़ स्टे इन टच विद मी। अभी हम स्टार्ट करें पार्ट 4। इससे पहले हमने इसके ट्रेड्स पढ़े, इस एज में फ़ीचर्स क्या क्या थे, ये स्टार्ट कैसे हुआ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। आज हम इसके पोइट्स की तरफ जा रहे हैं। तो इसके मेजर पोइट्स कौन कौन से हैं, प्रोज राइटर कौन कौन से हैं, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनकी बताऊंगा। इसको आप देखें, मेजर पोइट्स एंड राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। सो ये बेसिकली डिवाइडेड हैं, रोमांटिक एज के जो पोइट्स हैं वो 2 जनरेशन्स में डिवाइडेड है। 2 जनरेशन्स हैं इनकी। तो एक को नाम दिया गया है फर्स्ट जनरेशन, अगले को नाम दिया गया है सेकेंड जनरेशन। अब ये जनरेशन वाइज डिवाइडेड कैसे हैं? तो एक जो है वो अर्ली एजेस में आ रहे रोमांटिक के, तो उनको उन्होंने फर्स्ट जनरेशन कहा। एक थोड़े से लेट आ रहे उनको सेकंड जनरेशन कहा है। और ये जो फर्स्ट जनरेशन वाले थोड़े सीनियर हैं और सेकंड थोड़े जूनियर हैं, बस इस तरह से है। बाकी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप फर्स्ट जनरेशन में देखें, देयर इज दिस विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो आपके फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स में से आ रहा है। और इनका टाइम पीरियड आप चेक करें, 1770 से लेकर 1850 तक इनका टाइम पीरियड है। 1770 से लेकर 1850 तक इनका टाइम पीरियड है। एंड ही इज़ कंसिडर्ड द सेंट्रल फिगर ऑफ द रोमांटिक एज। इनको रोमांटिक एज का सेंट्रल फिगर जो है वो कहा जाता है। आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ और कीट्स के बगैर जो है ये एज नामुकम्मल है, लेकिन इसका सेहरा जो है वो पहनाया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। सो इनके की आइडियाज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नेचर ए स्पिरिचुअल टीचर। वो नेचर को एक रूहानी उस्ताद मानते थे। उनका कहना ये था कि नेचर जो हमारे रूहानी उस्ताद हैं और ये सारी चीज़ें जो हम सीख रहे हैं हमें नेचर सिखा रहा होता है हमें। और सिंपल लैंग्वेज, बड़ी आसान सी लैंग्वेज में उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कही हुई हैं। एंड देन पोइट्री अबाउट कॉमन पीपल, आम लोगों के लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा। और ये हम पढ़ चुके हैं कि पूरे रोमांटिक एज में अक्सर जो है वो बड़ा आम लोगों का जिक्र किया गया। सो ये इनके की आइडियाज़ थे। अब इनकी जो मेजर वर्क्स हैं वो आप देखिए, मैंने यहाँ सिर्फ आपको 2-3 नाम दिए हुए। वन इज़ द लिरिकल बैलेड्स, सेकेंड वन इज़ टिंटन एबे एंड थर्ड इज़ द प्रिल्यूड। ये मैंने सिर्फ 3 नाम दिए। अब इसको आप देखें, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने आपको वर्ड्सवर्थ जो है वो कवर कराया। इट इज़ द लीस्ट यू शुड नो अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आप देखिए 1770 टू 1815 का टाइम पीरियड है। इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया हुआ है। ये इनके मेजर वर्क्स एंड फर्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। सो अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना आपको लाजमी पता होना चाहिए अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। वंस वी आर डन विद दिस जनरेशंस, फिर हम क्या करेंगे, जितने भी एजेस है हमारे, फिर मैं एक एक पॉइंट को अलग से लूँगा और उस पर कंप्लीट एक 20-25 मिनट के आधे घंटे की वीडियो बनाऊँगा और उनके सारे काम जो है उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे, उनकी पूरी लाइफ। सो अभी के लिए आपको इतना लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद कम्स सेकेंड वन। अभी वर्ड्सवर्थ हो गए, सेकेंड वन इज़ द सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। इन्होंने क्या किया हुआ है, 1772 से लेकर 1834 तक इनका टाइम पीरियड है। और वो किस चीज़ के लिए मशहूर है? आप मशहूर है सुपर नेचुरल एंड फिलोसफिकल पोइट्री। इनकी पोइट्री में आप सुपर नेचुरल चीज़ें देखेंगे। और सुपर नेचुरल चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? जो कि नेचुरल नहीं होती, लाइक जो आम नहीं होती, लाइक दूसरी दुनिया की चीज़ों का जिक्र हो रहा होता है इसमें। दैट इज़ नोन एज ए सुपर नेचुरल। और फिलोसफिकल पोइट्री इनकी थी।
इनकी जो मेजर वर्क है दैट इज द राइज ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये एक है इनका। सेकेंड वन इज द कुबला खान एंड थर्ड वन इज क्रिस्टेबल। ये इनके मेजर वर्क्स हैं किसके? एस.टी. कॉलरिज के। और ही इंट्रोड्यूस मिस्ट्री एंड इमेजिनेशन इन रोमांटिक पोइट्री। उन्होंने रोमांटिक पोइट्री में दो चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई। एक आपका है मिस्ट्री, सेकेंड आपका है इमेजिनेशन। ये इन्होंने कवर कराई हैं किस चीज़ में? रोमांटिक पोइट्री में। यहाँ पे आप भी हो जाते हैं। ये आपके फर्स्ट जनरेशन के दो पोइट्स हैं। उसके बाद सेकेंड जनरेशन के, उनमें जो पहला नाम आपके पास आ रहा है दैट इज द लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन का टाइम पीरियड आप देखिए 1788 से लेकर 1824 तक इनका टाइम पीरियड है। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स यूरोप में वो फेमस तरीन पोइट्स में से आपका नाम भी आ रहा है। और इनकी कैरेक्टर्स क्या हैं? वो है रेबिलियन। ये रेबिलियन आपने इससे पहले नहीं सुना है रोमांटिक पोइट्स में। देन हीरोइज्म, देन पॉलिटिकल फ्रीडम। अब आप ये वाले कैरेक्टर्स देखें, इनको कंपेयर करें विद द कैरेक्टर्स ऑफ दीज पोइट्स, द फर्स्ट जनरेशन पोइट्स। इनमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये आम इंसान की बात कर रहा है, ये सिंपल वर्ड में बात कर रहा है, इसकी थीम्स अलग है और यहाँ कुछ और है। इसकी एक रीज़न, वो रीज़न ये है कि जब इनका दौर था इन्होंने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अच्छे असरात, जहाँ पे फ्रीडम की बात हो, लिबर्टी की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। तो इन्होंने वो टाइम देखा, उनका इन पे असर हुआ। जब इनका दौर आ रहा था उस टाइम वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो पड़ रहे थे। तो उन्होंने वो वाला टाइम ज़्यादा विटनेस किया। अगरचे बाद में इन्होंने भी देखा, लेकिन तब तक वो अपना अच्छा खासा कर चुके थे काम। ये जो जिस टाइम में ये लिख रहे हैं उस टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो वो ये देख, इसीलिए इनकी थीम्स जो हैं वो डिफरेंट है। सो रिबेलियन यानी बागी होना, हीरोइज्म आ रहा है और पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारे इनके थीम्स रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? डॉन जॉन चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। ये इनके छोटे वर्क्स मैंने जो है वो यहाँ पे लिखे हुए। पहले कौन से थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, देन एस.टी. कॉलरिज, देन लॉर्ड बायरन। नाम आपने याद रखने हैं कि ये पोइट्स इस इरा के थे और किन किन चीज़ों पे उन्होंने काम किया। उसके बाद कम्स पर्सी बी शेले। पी.बी. शेले के नाम से है। 1792 से लेकर 1822 तक जो है आप रहें। He was a revolutionary poet who believed in political and social reform। यहाँ पे भी आप देखिए political, social reform, यहाँ पे भी political freedom। तो आप जो है एक रिवोल्यूशनरी पोइट थे। इस वजह से भी आप लोग जनरेशन जो हैं वो डिफरेंट, तो जनरेशन गैप आ रहा है इनके बीच। और इनकी जो मेजर वर्क्स है वो क्या है? ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत ही प्यारा लिखा है इन्होंने। टू अ स्काईलार्क एंड प्रोमेथियस अनबाउंड। इसमें से ये दो तो मैंने बड़े अच्छे पढ़े और इंतहाई प्यारे लिखे। जब टू अ स्काईलार्क आ रहा है और टू द वेस्ट विंड आ रहा है, इतने खूबसूरत है कि आपको लाजमी ये वाला पढ़ना चाहिए। देन कम्स हिज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स होप, चेंज एंड रिवॉल्यूशन। अगेन रिवॉल्यूशन के भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है। होप, चेंज एंड रिवॉल्यूशन, पी.बी. शेले। और इससे ऊपर क्या है? लॉर्ड बायरन। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। फाइन। सो देन कम्स द वन एंड ओनली जॉन कीट्स। कीट के बगैर लाइफ एंड लिटरेचर ये इनकम्प्लीट है। अब कीट को आप देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ तक बयान किया हुआ है। कीट के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जा सकती जो इनकी वैल्यू थी और जो इनकी सर्विसेज थी। जॉन कीट्स 1795 टिल 1821 ये इनका टाइम पीरियड है। जॉन कीट्स नोन फॉर सेंसुअस ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। सेंसुअस ब्यूटी कहा जाता है लाइक जो आपके 5 सेंसेस जो है उसको फील कर सके। एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू नो इट। इनकी जो मेजर वर्क्स हैं वो क्या है? ओड टू अ नाइटिंगेल, ये भी आप लाजमी पढ़ें। ओड टू अ नाइटिंगेल हुआ, यहाँ पे टू अ स्काईलार्क हुआ, ये मिलते जुलते हैं। देन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये एक
अर्न होता है, जिससे सुराही टाइप होता है, वहाँ पे कुछ तस्वीरें वगैरह बनी हुई होती है, तो ये उसके बारे में जो है वो बता रहा होता है। देन ओड ऑन मेलंकली, ये आप लाजमी पढ़ें एग्ज़ाम के लिए, बेशक नहीं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें इनके बारे में कि इन्होंने लिखा कैसे है, राइट। तो कीट्स फोकस्ड ऑन ब्यूटी, आर्ट एंड ह्यूमन इमोशंस, ब्यूटी, आर्ट एंड ह्यूमन इमोशंस, इन चीज़ों पे इन्होंने काम किया। तो ही इज़ मोर लाइक देम, राइट। तो ये आपके हुए कीट्स साहब, और ये आपके मेजर पॉइंट्स हैं रोमांटिक एज के। इसके अलावा और भी छोटे छोटे से हैं, लेकिन मैंने थोड़े से चुने ताकि ये इनके टॉप नॉच के हैं, ताकि आपको याद रहे इनके नाम। अब ये पोइट्स, इसके बाद आते हैं प्रोज राइटर्स की तरफ। अब ये जो रोमांटिसिज्म था इनका, इसका असर जो है वो आपके प्रोज राइटर पे भी हुआ। तो जब उन्होंने नॉवेल्स लिखे, जो एसेज लिखे, उन पे उनके असरात थे। एक नाम आ रहा है जेन ऑस्टिन। अब आप जेन ऑस्टिन को देखें, ये एक औरत का नाम है, और इससे पहले आपने शायद ही किसी औरत का नाम सुना हो, क्योंकि औरतों का लिखना जो था उस टाइम यूरोप में वो अलाउड नहीं था, औरतें नहीं लिख सकती थी। और जेन ऑस्टिन के बारे में ये कहा जाता है कि पहले उन्होंने कुछ सुडोनिम से जो है वो लिखना चाह रही थी, बल्कि लिख रही थी, किसी और कोई फर्जी नाम उन्होंने दिया हुआ था स्टार्ट में। बाद में चेंजेस आई एंड शी गिव द नेम टू हर वर्क। जेन ऑस्टिन एक फेमस नॉवलिस्ट थी अबाउट सोशल मैनर्स एंड रिलेशनशिप्स। सोशल मैनर्स और रिलेशनशिप पे इनके थीम्स हुआ करते थे। और इनका जो मेजर वर्क है दैट इज प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बड़ा प्यारा नॉवल है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एमा, ये 3 इनकी मेजर राइटिंग्स हैं। सो ये भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी आसान लिखा गया है। तो जेन ऑस्टिन। देन कम्स वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स, द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स। इनके जो मेजर वर्क्स है दैट इज आइवानहोय एंड वेवरली। आइवानहोय एंड वेवरली इनके जो है मेजर वर्क्स में फॉल हो रहे हैं। देन द लास्ट वन इज चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब इज फेमस फॉर पर्सनल एसेज। चार्ल्स लैम्ब, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? एसेज ऑफ इलिया, एसेज ऑफ इलिया। एंड हियर इट कम्स टू एन एंड। अब आपने क्या करना है, इस रोमांटिक एज का पार्ट 1, 2 और 3 इनको अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये कम से कम मैंने बताया हुआ और कम से कम आपको पता होना चाहिए। इसकी डिटेल में वंस वी आर डन, थोड़ा सा मैं पीरियड्स को आगे ले चलेंगे, उसके बाद फिर एक एक करके मैं इसमें मज़ीद एडिशंस करते जाऊंगा। और यहाँ पे आके हमारा ये ख़त्म हो जाता है। और नाउ यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ द विक्टोरियन period. So आज के लिए इतना ही। I would love to see you in the next part. Thank you.